आज के क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी का दरोगा के लिए कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए, है ना। तो चलिए आज हम लोग आज के जो क्लास होगा एकदम टारगेट है। आज 11 सितंबर है और आपकी एग्ज़ाम भी 11 अक्टूबर को है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आएगा बाबू कि जब 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम है सर 11 सितंबर तक क्या ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन बैक में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा आप इस चीज़ को समझिए कि जब 5 दिन बैक में ख़त्म होगा तो क्या एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे? तो मैं ये आपके वादे के साथ कर रहा हूँ कि सिर्फ लेक्चर सुन करके आप जो 100 जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आप 80 प्लस कर जाएंगे सिर्फ लेक्चर से, ठीक है। तो आइए आज का जो क्लास होगा बहुत ही धमाल है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य हिंदी, ठीक है। सर्वप्रथम जैसे ही अगर आप हिंदी दिमाग में आता है तो लिपि भी आती है दिमाग में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सामान्य जो हिंदी है, ठीक है, वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखना है देवनागरी लिपि में। मैं बचपन में आप कोई भी एग्जाम देने जाते थे ना, जब एकेडमिक स्तर के, तो वहाँ पर लिपि मतलब लिखी जाती थी, तो वहाँ पर देवनागरी लिपि, जब भी आप हिंदी में एग्जाम देते थे देवनागरी लिपि लिखते थे, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन वर्ण यूज किए जाते हैं उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसी प्रकार हम लोग आज का जो क्लास होगा एक यूनिट समाप्त हो जाएगा, अर्थात वर्ण विचार, ठीक है। तो आइए जरा समझिएगा, हम लोग अभी करेंगे वर्ण विचार, यानी वर्ण पर विचार कर रहे हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन, कहने का मतलब 6 मार्क्स तो समझ लीजिए एकदम पक्का है और वो आएगा ही आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ण विचार क्या होता है ना। तो यहाँ पर पहला है आपका, यही से क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बाबू? वर्ण कहलाता है, भाषा की सबसे छोटी। अब यहाँ पर जब सबसे छोटी यूनिट की अगर बात हम लोग करते हैं तो अब यहाँ पर छोटा यूनिट किसको अगर हम कहते हैं तो जरा समझिए। यहाँ पर अगर हमने लिखा कमल, तो कमल एक शब्द है हिंदी का, लेकिन ये कैसे बना होगा, अर्थात वर्ण संरचना देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही अगर इसका वर्ण का बनावट देखिएगा, वर्ण का बनावट देखिएगा, है ना, वर्ण का बनावट देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वर्ण का बनावट किस तरीके से बना होगा। जरा समझिए वर्ण बनावट कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसे हो गई, तो जरा इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि देवनागरी लिपि में 2 वर्ण यूज हुआ करते थे, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो ये जितने भी आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर कमल शब्द में कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर हैं, नहीं। अब यहाँ पर जब जैसे 3 अक्षर आप कहें तो ये बना कैसे होगा, तो जरा देखिए कैसे बना होगा। तो ये आपका व्यंजन है, तो व्यंजन में हलंत लगाना है, तो क हलंत। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्या आएगा, तो क में क्या आता है बाबू? तो अ, है ना। उसके बाद म है, तो यहाँ पर व्यंजन आ गया, तो म हलंत देंगे, म में क्या आता है फिर अ, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस में ल हलंत और प्लस अ। तो आप ये चीज समझिए कि अब इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, यही आपका वर्ण कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज बात स्पष्ट हो गया होगा बाबू, एक तो ये शब्द है हिंदी का। अब यहाँ पर जब ऐसे वर्ण की अगर हम लोग बात किए तो ये क्या है, तो ये क है, अर्थात क्या है बाबू? व्यंजन है ना। और एक आपका ये है, तो ये क्या है? तो स्वर है। अब यहाँ पर भी स्वर है, ये क्या है? व्यंजन है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण को कितने भेद है, तभी आप लगाएंगे 2। और देवनागरी लिपि का कितने भेद है, तभी आप 2, है ना। देवनागरी लिपि 2 भेद हो गए ना, एक स्वर और एक व्यंजन। अब यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे अर्थात वर्णमाला पढ़ेंगे, यानी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अर्थात अब हम लोग चल रहे हैं डिटेल जहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन अब दिमाग में आ गया,
कि वर्ण संरचना आपसे पूछता है तो वर्ण संरचना कैसे आपको बनाएंगे, जैसे कमल हो गया है ना, तो क में अ आ रहा है ना तो अ लिखेंगे, म में आ रहा है ना तो मल में अ आ रहा है तो लिखेंगे, है ना। उसी प्रकार आपसे पूछता है क्या, तो यहाँ पर देखिए आज्ञा अगर ये से पूछ रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा पूछा विद्यार्थी का क्या है, तो सही क्रम में आपको इसी प्रकार को जवाब देना है। क्लियर। चलिए, तो जब सही क्रम में किस तरीके से कोई शब्द जो है किस निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट लिखा रहेगा कि इसका शुद्ध वर्ण क्या है, यानी शुद्धतम वर्ण किस प्रकार है, कौन सा शुद्ध है। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर आएगा, प्रैक्टिस शीट में हम लोग देखेंगे बहुत सारा का। आज फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा देख लीजिए, आप यहाँ पर बचपन में पढ़े होंगे कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, तो 2.5 अक्षर इसमें भी है ना। लेकिन जब इसको खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ समझिएगा जितने भी यहाँ पर आप दिख रहे हैं ना शब्द, और ये इसको सबसे छोटा यूनिट हमने कर दिया, यही वर्ण कहलाता है। जरा देखिए हम लोग इसको करने जा रहे हैं, किसको, ये वर्ण को, प्रेम को। तो जरा हम लोग समझिए ये प्रेम को हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा बाबू। तो प्रेम में कैसे होगा, तो देखिए आप पूछा ना कि प्रे है ना, तो पहले प हलंत प्लस क्या है, र हलंत प्लस क्या है, ए है, उसके बाद तो ये हो गया ना प्रे, और यहाँ पर म हलंत प्लस क्या, अ। क्लियर है। तो ये चीज को आप समझ में आ गया कि अब आपका वर्ण संरचना पूछेगा, वर्ण बनावट पूछेगा कि सही वर्ण बनावट कौन है, सही वर्ण संरचना कौन है प्रेम शब्द का, तो आपको जिस ऑप्शन में ऐसा होगा वही आपको लगाना होगा। क्लियर। तो इस प्रकार अभी देखें, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, वो चीज को समझिए। अभी अभी आपने देखा कि वर्ण जो है वो 2 टाइप है, वर्ण का कितने टाइप हो गए बाबू, 2, है ना। ये वर्ण कितने भागों में बट गए, 2 भागों में। कौन कौन, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इस चीज को समझिएगा, क्वेश्चन आपसे स्वर वर्ण के डिफिनीशन से नहीं आएंगे, व्यंजन वर्ण के डिफिनीशन से नहीं आएंगे। क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, इस दोनों का उदाहरण और भेद से क्वेश्चन आते हैं। जरा इस चीज को समझिए। जैसे ही आपका दिमाग में बैठा हुआ कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा वर्ण है ना, ऐसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, यह स्वतंत्र वर्ण होता है, यह स्वर वर्ण कहलाता है। तो स्वर वर्ण कौन कौन है ना। आप ये कहेंगे ना कि सर स्वर वर्ण कौन कौन है, तो जरा देखिए स्वर वर्ण कौन कौन है, उसके कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन है, इसके कितने भेद हैं, तो आप जरा समझिएगा। स्वर वर्ण में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा गौर से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ही स्वर वर्ण की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ऐसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता हो, है ना। जैसे नहीं लेगा तो कौन कौन ऐसे वर्ण है जो सहायता नहीं लेगा, जरा देखिए। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, है ना, हर्ष ई, दीर्घ ई, है ना, सोन 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 सोन, आप लोग ए आई ओ औ अंग पढ़े होंगे ना। तो हम लोग ये सिर्फ लिख रहे हैं कि इसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐसा लिखा, तो आपके दिमाग में होगा कि सर पूरा पूरा कर दीजिए ना सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हर्षु, यहाँ पर ये क्या है दीर्घ, उसके बाद क्या है, तो ये री है, उसके बाद देख लीजिए बाबू ये ए है, ये क्या है आय है, ये क्या है ओ है, ये क्या है औ है, और ये क्या है अंग है, और ये क्या है तो अ है। क्लियर है। अब जरा समझिएगा इस चीज को, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर। अब चलिए इस 13 में से ही आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे जरा समझ लीजिए। तो वो आते हैं भेद से। क्लियर है। तो वो भेद से आएंगे जो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जो भेद से पूछते हैं तो वो कैसे, तो जरा अब समझिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, तो स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं। अब चलिए ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना,
इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहता है वो चीज को जरा देखिए, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में रहेगा कैसे, तो इसके 3 टाइप हुए। कितने हुए टाइप, तो 3 टाइप हुए। वो कौन कौन, तो जरा आप इस चीज को भली भांति समझिएगा, ठीक है। पहला हर्ष स्वर होता है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वर वर्ण के कितने भेद, तो आपके दिमाग में रखिएगा कि स्वर वर्ण के 3 भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब यहाँ पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब यहीं पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहता है, तो जरा समझ लीजिए हर्ष स्वर कौन कौन है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हर्ष ई है ना, अब यहाँ पर दीर्घ उ, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया बाबू री। क्लियर है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में हर्ष स्वर कौन है, तो हर्षी, हर्षु और री। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, तो दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है। तो दीर्घ जैसे ही आपसे पूछ रहा है, तो दीर्घ में कौन कौन है, तो आप चीज को याद रखिएगा। तो दीर्घ में कौन कौन है, इस चीज को आप याद रखिए कि दीर्घ में क्या है, तो याद रखिएगा आ, दीर्घ ई, नामी आ गया ना, दीर्घ, दीर्घ लगा हुआ ना, दीर्घ ई, जिसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन बड़ी ई नहीं बोलना है, दीर्घ ई। और ये है आपका दीर्घ ओ। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे जब प्लुत स्वर पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफिनीशन क्या है, तो जरा डिफिनीशन देख लीजिए। हालांकि एग्जाम में आपका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, फिर भी जानकारी के लिए। तो हर्ष का मतलब होता है जिस ऐसा वर्ण जिसमें कम समय लगता हो, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये नहीं दिखता है, चलो ठीक है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, नहीं दिख रहा था, ये तो दिखाई दे रहा होगा बाबू। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना दीर्घ, ठीक है। तो ये दीर्घ का जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि क्या बताया, तो अभी अभी आपने देखा कि आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। क्लियर है। तो ये चीज आपका दीर्घ हो गया। अब बोलेंगे कि बाकी जो बच्चे वो क्या है, तो अभी अभी समझिएगा, ये नहीं करना है कि नहीं समझेंगे। प्लुत में क्या हो जाएगा, प्लुत दिखाई दे रहा है बाबू, हाँ। चलिए अब प्लुत स्वर जैसे ही दिखाई दिया, तो प्लुत में देखिए अगर हम लोग यूज करते हैं, तो प्लुत स्वर का जैसे में अगर देखेंगे, तो प्लुत स्वर का जैसे कैसे अगर हम लोग बोलते हैं ओम, है ना, तो पुराना जो जमाने में आप लोग लिखते हैं, तो इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। तो ये 3 जो दिखाई देता है ना, तो वो कैसे जरा समझिए। हर्ष का मतलब होता है जिसमें कम समय लगता है, तो वो कौन हो गया, तो हर्षी और हर्षु और री। देखिए दीर्घ में कौन हो गया, तो जिसमें दुगुना समय लगेगा इससे, तो आ, दीर्घ और दीर्घ। यहाँ पर है 3 गुना समय, ये 3 है, लेकिन मॉडर्न में कैसे यूज होता है बाबू, तो ये वाला ये 3 सिंबल यूज होता है। जब आपको छंद पढ़ाएंगे तो वहां पर ये तीनों जो सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ये गुरु का साइन होता है। क्या होता है, गुरु, यानी बहुत दीर्घ, यानी लंबा उच्चारण, है ना, दीर्घ उच्चारण। इसी को तो आप ये उच्चारण करेंगे तो ओम, लंबा उच्चारण करेंगे, जिसकी ब्रह्मांड की रचना हुई है इसी से, इसलिए 3 गुना समय। अभी देखिए यूपी का एग्जाम हुआ था, यूपी टीईटी, तो वहां पर ये पूछा गया था कि ये बताइए निम्नलिखित में प्लुत स्वर का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिया गया था और यही आपको क्लिक करना था। तो आप समझ में आ गया, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अब बोले सर बाकी के कहाँ गए, है ना। अभी आपने देखा कि ऊपर वाला आपने तो देखा, ये तो देख लिए, लेकिन अब ये सब क्या है, तो जरा समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी आपने क्लासीफाई में देखा क्या कि हर स्वर वर्ण के 3 भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखे, यहाँ पर दीर्घ स्वर में देखे और हर स्वर में देखे। इसकी संख्या की बात करेंगे तो स्वर वर्ण की आपसे संख्या पूछेगा बाबू, तो 11 करना है, लेकिन अगर कुल पूछे तब आपको 13 लगाना है। क्लियर, कैसे जरा समझिए। अगर उच्चारण के स्थान से पूछे तो फिर आपको 10 ही लगाना है, लेकिन कैसे वो चीज हम दिखाते हैं, आज जरा थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, क्लियर है, इस चीज को समझिएगा कि बाकी ये बच्चे ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या कहेंगे सर, तो इस सबको बाबू हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर, है ना। और इसको भी हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी,
और इसको तो हर स्वर आ गया, लेकिन संयुक्त स्वर में ये इसको और इसको छोड़ करके यानी अ और री को छोड़ करके बाकी ये संयुक्त स्वर के श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये चीज आपको अनुस्वार हो गया और ये हो गया क्या, विसर्ग हो गया, जो कि इस श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा है, और ये विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, और इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो ये तो आप देख लीजिए 13 में से 2 तो गायब हो गए, नहीं तो ये अनुस्वार और विसर्ग के श्रेणी में आ गए। तो बच्चे कितने, तो 11 और 11 ही आपका आता है। क्यों, क्योंकि अब देखिए अ के ऊपर ना चंद्र बिंदु है, अ के ऊपर ना विसर्ग है, इसलिए इसको और इसको नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए। नामी है इसको क्या, अयोग्यवाह, है ना। इसी को आप देखिए 2008 के जो एग्जाम हुआ था दरोगा वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में अयोग्यवाह कौन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अयोग्यवाह। क्लियर है, तो ये चीज आपको अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो ये चीज है अयोग्यवाह। तो याद रखिएगा अनुस्वार और विसर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह, इसलिए श्रेणी नहीं आया। तो ये कितना हो गया बताइए, क्लियर है। तो कितना हो गए 11, इसीलिए अगर आपको संख्या पूछ लेगा तो आप बोलिएगा कि स्वर वर्ण की कितनी संख्या है, 11। अब देखिए मात्रा के अनुसार अगर हम लोग विचार करते हैं तो ये तो अयोग्यवाह हो गया बाबू। अब देखिए अ का तो कोई मात्रा नहीं ना होता है, अ का कोई सिंबल होता है, जरा देखिए तो अ का कोई सिंबल होता है, नहीं होता है। जब कोई सिंबल ही नहीं होता है तो मात्रा के आधार पर कितना हो गया, तो सबका मात्रा है ना, इसका सबका मात्रा क्या होता है, तो अ का 1 पाई, इसका हम लोग बोलते हैं कि इधर से सर दीजिए ना, है ना, और इसका क्या बोलते हैं, तो सर आप बोलते हैं कि सर इधर से देखिए ना, है ना, इसको बोलते हैं तो ऐसा देखिए ना, इसको बोलते हैं तो ऐसा देखिए ना, है ना, जिससे री बोलते हैं तो ऐसा लगाइए ना सर, कहते हैं ना। तो ये चीज इसका मात्रा है। अगर ये है तो एक 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 में है ना, यहाँ पर 2 एक, ये सब मात्रा कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना इसको, तो ये सब क्या हो गया बाबू, तो ये मात्रा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, तो ये चीज समझिएगा। तो मात्रा के आधार पर पूछे तो 10, अगर सीधे बोले कि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, तो आपको कितने लगाना है बोलिए, तो 11 लगाने हैं। ठीक है, अब चलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तब बोलेगा क्या कि कुल कितने, तो कुल में आप समझ में आ गया कि कुल कितने हो गए, 13। क्लियर हो गया तीन चीज। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण का। तो जिस प्रकार अभी देखे थे कि स्वर वर्ण का 3 वेद, उसी प्रकार व्यंजन में भी कितने होंगे, 3 वेद होंगे। ठीक है, तो आइए जरा अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण, समझिएगा। अभी देखिए ये जो आप पढ़े ना अभी, इसमें तो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इस चीज को आप तो ये लगा ही लीजिए। अब नेक्स्ट जो अभी पढ़ाने जाएंगे ये भी आपका रहेगा ही एग्जाम में, तो जरा समझिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़ने जा रहे हैं बाबू। व्यंजन वर्ण को 3 भेद हो गए, तो ये 3 वेद कौन कौन, तो जरा आप समझिएगा बाबू। यहाँ पर जो 3 वेद है, पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सब में आप व्यंजन लगा लीजिएगा। चलिए, तो ये चीज आप देखिए क्या, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ये तो 3 भेद है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। चलिए, तो स्पर्श व्यंजन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो जरा समझिएगा इसका एग्जाम्पल, तो क्या क्या हो जाएगा। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना, क ख ग यहाँ, तो वो सब आप देखिए, कवर्ग है ना, तो आपका हो गया क वर्ग। जरा समझिएगा 5 अक्षर का ऐसा वर्ण है ना जो वर्ग कहलाता है, और कैसा, तो क है ना, तो क ख ग घ अंग 5 है ना, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, चवर्ग, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, टवर्ग, उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, तवर्ग, है ना, तथा यहाँ। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, और लास्ट में आपका बचा पवर्ग। ये चीज जो आप देख रहे हैं यही स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए एक में 5, इसमें भी तो 5 आएगा ना, क ख ग घ,
इस 4 में क्या आएगा, 5 आएगा ना सारे में। ये सब में जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो सब में कितने हैं 5। कितने हैं 5। इसमें कितने हैं 5। इसमें कितने बाबू 5। क्लियर। अब ये पांचों 5 है तो पूरा आप मिलाएंगे तो कितने होंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 25। तो जरा देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, तो 25। ये चीज आप समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो 25। ऐसा नहीं सोचेंगे बाबू, ठीक है। ये बिहार दरवा का टारगेट है, लेकिन यूपी दरवा का एग्जाम होने में अभी समय है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है यूपी वाले। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर बिहार वाले के दिए यूपी वाले नहीं दिए, ठीक है ना बाबू। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ये चीज, तो आप समझ में आ गया होगा। अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या है, तो अभी अभी आपने समझा स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के बारे में जरा आप इस चीज को समझिए। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, जरा आप उस चीज को समझ लेंगे तो यहाँ पर जो आपको जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो जरा इस चीज को समझिए। तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन, तो ये तो समझ में आ गया कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25। कौन कौन, तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब आप क्या है, तो पहला अक्षर पवर्ग है तो प फ ब भ म, पहला अक्षर ट है तो मतलब 5 अक्षर का समूह है ना। टवर्ग यानी ट से स्टार्ट होगा, ट ठ ड ढ और या बड़ी न, जिसको हम लोग बोलते हैं ये चीज, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर हो गया ना स्पर्श व्यंजन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर। अंतःस्थ व्यंजन जैसे ही आपके दिमाग में है तो ये आपके एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन वो क्या, तो याद रखना य, र, ल और व, ये है अंतःस्थ व्यंजन। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो य, र, ल और व। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर जो आपको दिखाई देने जा रहा है उष्म व्यंजन, तो ये चीज को समझिए। तो ये है आपका उष्म व्यंजन। कौन कौन, तो ये भी है, इसकी संख्या कितनी है 4। तालाब स, मूर्धन स, दंत स और क्या, हाँ। क्लियर है, ये तो दिखाई दे रहा होगा बाबू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, बहुत गर्मी है क्योंकि वीडियो बन रहा है ना तो पंखा सब ऑफ है इसलिए। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं उष्म व्यंजन, तालाब स, मूर्धन स, दंती स और हाँ। तो आपके एग्जाम को निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन सा है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 4। इसकी संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर भी इसकी संख्या भी 4 और इसकी संख्या भी 4। तो अभी देखिए तो 4 4 8, अभी स्पर्श व्यंजन पढ़े थे ना 25, तो 4 4 8 और 25 कितने हो गए 33। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई 33। लेकिन थोड़ा रुकिए बाबू, क्वेश्चन जब ट्विस्ट करेगा तब आपको क्या पूछेगा कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, तो कुल क्या हो गया, जरा आप चीज को समझिएगा। अभी मैंने कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग की बात किया, अंतःस्थ उसमें की भी बात कर लिया, लेकिन हम जो यूज करते हैं हिंदी वर्णमाला में, ये देख लीजिए ये र और ये ढ, इसको हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन भी या द्विगुण व्यंजन भी। ये जो दोनों आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगुण। क्या बोलते हैं बाबू, द्विगुण व्यंजन। क्लियर है, द्विगुण व्यंजन हम लोग बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट देता है आगत व्यंजन कौन सा है, वो चीज को आप समझिएगा, यही है आपका आगत व्यंजन, या आप कह लीजिए कि ये दोनों कभी कभी पूछ लेते हैं। क्लियर है, तो ये चीज को समझिएगा, द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन, ये कौन, तो बरीरा और ये ढ। क्लियर हो गया। तो अब पूछेगा कुल कितने, तो ये तो हो गए ना 2, ये 2 हो गए। तो अब देखिए अभी तक मैंने 33 पे था, 2 बजेंगे ना 35, तो क्लियर अब हुआ। तो अभी अभी आपने समझा कि बाबू समझिए कि अभी अभी पढ़े थे क्या 13 पढ़े थे ना, समझिएगा अच्छे से, 13 अभी पढ़े थे, कुल में पढ़े थे ना, यानी 13 पूरा कुल मिला करके पूरे स्वर हो गए थे,
यानी अयोगवाह 2 हो गया था और वो 11 स्वर हुए थे ना, तो 13 हो गए थे। अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये तो था 33 था ना, और ये था कितने 2 बढ़ गया ना पर। तो जरा देखिए 25 8 33, 33 और 2 35। जरा इस चीज को समझिए, ये कितने हो गए। तो अब आप समझेंगे कि सर ये तो 48 हुए, लेकिन आप तो कहे थे कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो हाँ है, हम लोग इंग्लिश के दुगुने हैं। तो यहाँ पर देखिए 48 है। अब यहाँ पर चलिए, अभी तक हम लोग कर रहे थे ना स्वर और व्यंजन, लेकिन संयुक्त व्यंजन भी तो है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो 48 है तो संयुक्त व्यंजन भी तो 4 है। कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो अब उस चीज को भी हम लोग चल रहे हैं। तो आइए जरा देखिए वो क्या है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे ही जो जो हम कह रहे हैं ना उस चीज पर आप ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ और वो बता भी देता हूँ। उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात कि ये सारा चीज जो आप पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ लेक्चर आप सुन लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट टकराएगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो मेरे पुराने बच्चे से पूछ लीजिएगा जो इन्होंने एग्जाम हमेशा राज्य स्तरीय विभिन्न स्तरीय के एग्जाम देते हैं, उससे पूछिएगा। पिछले बार भी बिहार दरवा के मैंने 3 बैच चलाए थे, ठीक है। उससे पूछिएगा कि सर नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन टकराए थे नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संयुक्त क्या, तो संयुक्त व्यंजन। अभी अभी देखिए स्वर पढ़ लिए थे ना, व्यंजन पढ़ लिए थे, और हम लोग अभी अभी पढ़े थे ना द्विगुण व्यंजन, और ये पढ़ रहे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चलिए तो संयुक्त व्यंजन जो जैसे ही अगर आपको दिमाग में आएगा तो ये कौन कौन हो जाएंगे, तो आप लोग देखते ही हैं ये क्या हो जाएगा। तो समझिए इसको हम लोग ऐसे लिखते नीचे से, ठीक है। चलिए ये है आपका छ, ये है आपका त्र, और ये है आपका ज्ञ, और ये है आपका श्र। क्लियर है। चलिए तो उसमें लगा लीजिए ना, वो वाला में वो चलेगा उधर। इधर थोड़ा वीडियो कर रहे हैं ना, पंखा आवाज आएगा, घर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब आपके एग्जाम में पूछेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। याद रखिएगा संयुक्त नामी है। संयुक्त का मतलब क्या हो गया कि एक से अधिक है इसमें अक्षर, है ना। चलिए कैसे जरा देखिएगा। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे कि छ किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश के अगर कोई बच्चे हैं तो इंग्लिश में इसको आता होगा तो वो तो ऑप्शन से लगा लेंगे, लेकिन सतर्क रहना होता है कि क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना बचपन में KSH से छ पढ़े होंगे ना बाबू। जरा देखिए इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश से जोड़ते हैं, KSH से छ। तो SH से क्या हो गया, यहाँ पर तो आप बोलिए कि सर तालाब से हो गया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो गया क, लेकिन क और स का मेंस होता है, लेकिन वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, तो आपका क हलंत और प्लस मूर्धन्य स। शुरू वाला में हलंत, सब में रहेगा। क्लियर है। चलिए कैसे जरा देखिए, यहाँ पर त हलंत प्लस क्या र। अब ये देखिए क्या है, तो ज हलंत प्लस य, ठीक है। और ये चीज आप देख रहे हैं तो ये देखिए तालाब स हलंत प्लस र। तो इस क्वेश्चन 1 नंबर तो इससे पक्का ही है। आप ये समझ लीजिए कि संयुक्ताक्षर पूछेगा, पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में संयुक्ताक्षर कौन है, तो छ, त्र, ज्ञ, श्र में से चारों में से कोई एक दिया तो उसको आप चुन लेंगे नहीं। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन अगर वो नहीं पूछता है तब क्या पूछेगा, बोले छ किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो सब पहले वाला में सब में हलंत। अब इसका ऑप्शन देगा तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, कोई कोई दे देगा, लेकिन जिसमें मूर्धन्य स होगा वही चीज को लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आ गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है, सेटर के दिमाग में होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। तो अभी अभी आप लोग ने जितने भी पढ़े थे ना, अभी देखे थे 48 था, इसकी संख्या कितनी हो गई, संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी हो गई 4। अभी अभी पढ़े थे ना, देखिए स्वर कितने, कुल स्वर देखिए अभी अभी देखे थे स्वर पूछे तो 33।
अयोगवाह हम पूछे थे तो कितने थे, यही ना था अयोगवाह। तो अयोगवाह ये भी स्वर था, अयोगवाह स्वर कितने थे, तो 2। अनुस्वार और विसर्ग याद रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो ये 35 हो गए थे। अब यहाँ पर ये सॉरी ये थे कितने, 11, ये थे 2, कितने, तो टोटल कितने हो गए, 13। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन कितने थे, तो आप देखिए व्यंजन वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो 33 और 2 अभी पढ़े थे ना द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन कितने हो गए थे, 2, है ना। अब देखिए 11, अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, तो 11, कुल कितने हैं, तो 11 2 13, ठीक है। मात्रा के आधार पर पूछेगा तो मात्रा अ के मात्रा तक कोई होता नहीं है, इसीलिए घट जाता है, और ये 2 तो अयोगवा है, इसीलिए 10 इसकी संख्या हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा व्यंजन कितने हैं, तो 33, कुल कितने हैं, तो 35। अब देखिए अब यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि ये चीज तो 35 और यहाँ पर कितने 13, दोनों मिले हैं तो कितने 48, और संयुक्त व्यंजन भी तो है। तो संयुक्त व्यंजन जरा देखिए, तो ये संयुक्त जो व्यंजन है जो आप देख रहे हैं, तो इसकी भी तो संख्या 4, कुल कितने हो गए, तो टोटल हो गए कितने 52। इसीलिए आपसे पूछेगा कि वर्णमाला कितने टोटल, तो कुल कितने वर्णमाला हिंदी देवनागरी लिपि में, तो आप समझ में आ गया होगा, यानी 52। तो अभी अभी आपने देखा कि स्वर भी देखा, व्यंजन भी देखा, वर्ण भी देखा, वर्ण संरचना भी देखा, ठीक है, और संयुक्ताक्षर भी देखे। तो ये सब मिलाकर के तमाम ज़्यादा लेक्चर नहीं है, अब ये तो लेक्चर ही है आपका, थोड़ा थोड़ा ही करके मैं सब वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ही चेक हो रहा है, चलिए ठीक है, ओके। तो आज यही वीडियो के साथ एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को मैं कह दूं, जितने भी दोस्त आपको है ये सारा वीडियो आप शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे लाभान्वित होंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों को PDF चाहिए, ठीक है, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सबका एक एक PDF बना करके आप लोग को व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर है मेरा जो पुराना वाला ही नंबर है, जिसको हम लोग व्हाट्सअप नंबर बोलते हैं 8651428065। इस पर बोलिएगा, मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, चलिए। तो आपके अग्रिम भविष्य की कामना करते हुए, और सब के सब, है ना, जितने भी दोस्त होगा यार होगा, ऐसा नहीं कहता है ना कि एक दूसरे को सहायता करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को बहुत सारे कमेंट थे कि सर हिंदी के लिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, और लॉकडाउन ही था तो फिर हम आ गए हैं। धीरे धीरे आपको ऑफलाइन भी क्लासेस होने लगेगी, ठीक है। अभी ऑनलाइन के ही फ़ायदा लीजिए, ओके। चलिए, गुड नाइट।